नमस्कार दोस्तों, मैं एस के वैष्णव। राजस्थान जी के अपन पढ़ रहे थे और राजस्थान जी के में अपन पहुंच चुके थे नदियों वाले टॉपिक पर। तो अपन को आज नदियों के बारे में जानकारी जो थी उनको लेना है, जिससे कि अपन के कई वो बन चुके थे पार्ट नदियों के। अपन ने कई पार्टों में इस नदियों को पढ़ा था। तो अपन पहुंच चुके थे एक नदी पर। पहले अपन ने इससे पहले चंबल भी देखी थी, माही के बारे में भी देखा था। इन नदियों के बारे में अपन ने कई नदियों के बारे में देखा था। अब अपन पहुंच चुके हैं बनास नदी पर। तो आज अपन बनास नदी के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि बनास राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे दोस्तों। तो हेडिंग डाल लीजिए बनास नदी। ज़्यादा अपन समय नहीं लेंगे। मैं किसी का भी दोस्त का अभी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, सबके लास्ट में। तो एक बार आप देखते रहिए और अच्छे ढंग से इसको पढ़ना है दोस्तों। आपसे प्रश्न आता है, सबसे पहले आराम आराम से पढ़ेंगे, नोटबुक अपनी तैयार कर ले और लिखते जाए दोस्तों, जिससे कि किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं आए। तो चलिए साहब, उद्गम। अगर आपसे प्रश्न आता है कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अपन के राजसमंद जिले से होता है। राजसमंद जिले। अगर आपसे प्रश्न आता है राजसमंद जिले से, बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले से होता है। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि राजसमंद जिले में भी कहाँ से होता है, तो अगर आपसे प्रश्न ऐसा आ जाता है कि कुंभलगढ़ के निकट से होता है। कुंभलगढ़ के निकट से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है? कुंभलगढ़ के निकट से होता है। और कुंभलगढ़ के निकट, देखिए आपको जिला पूछे तो राजसमंद करना है, कुंभलगढ़ के निकट से होता है। कभी कभी आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ के निकट से किस पहाड़ी से होता है, तो आपने सुना होगा खमनौर की पहाड़ी। खमनौर की पहाड़ी दोस्तों। कई बार ऑप्शन ये खमनौर की पहाड़ी नहीं होती, तो आपको यहाँ पर करना होगा जसवंतगढ़ की पहाड़ी। जसवंतगढ़, और जसवंतगढ़ की पहाड़ी से होता है। तो कहने का मतलब इसका अपन क्या जवाब देंगे, तो आपसे प्रश्न आता है कि इस बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको करना है खमनौर की पहाड़ी से। जसवंतगढ़ की पहाड़ी से किसका होता है? बनास नदी का उद्गम होता है। जिला पूछे तो आपको राजसमंद करना है। किस दुर्ग के निकट से होता है, तो आपको करना है कुंभलगढ़ दुर्ग के निकट से होता है। किसका? बनास नदी का उद्गम। अब दोस्तों आपसे प्रश्न कभी कभी ऐसा जाता है कि इसका समापन कहाँ पर होता है, ये बनास नदी का समापन कहाँ पर होता है, तो आपने नाम सुना होगा रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पर? सवाई माधोपुर में पड़ता है। सवाई माधोपुर जिला। सवाई माधोपुर जिला में होता है। सवाई माधोपुर जिला कौन सी नदी में होता है इसका, तो आपने नाम सुना है, खूब पढ़ा भी अपन ने, और इसको पहले भी पिछली वीडियो में भी अपन देख चुके हैं। चंबल नदी में होता है। कौन सी नदी में होता है? चंबल नदी में इसका समापन होता है। किस नदी का? बनास नदी का दोस्तों। तो आराम से पढ़ते जाइए। 100 में से 100 नंबर लाना ही अपन का जीके में, जितने भी राजस्थान जीके में कैसा भी प्रश्न आ जा, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के नहीं हाई लेवल तक का अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको खूब पता लगता जा रहा है कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो खमनौर की पहाड़ी, जसवंतगढ़ की पहाड़ी से हुआ। ज़्यादातर राजसमंद जिले से हुआ, कुंभलगढ़ के निकट से हुआ था दोस्तों। इसका जो समापन है वो रामेश्वरम सवाई माधोपुर में होता है, चंबल नदी में होता है। इससे पहले मैंने आपको ट्रिकें भी बताई कि बनास नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि चंबल नदी आगे जाकर के यमुना में मिल जाती है, और यमुना जाकर के गंगा में मिल जाती है, और गंगा जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और वो आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाने की पूरी कोशिश भी करी थी। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है, इस बनास नदी के कई उपनाम है दोस्तों। उपनाम, इसको कहते हैं वशिष्ठ की कन्या। वशिष्ठ की कन्या कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। इसी को बोला जाता है वर्ण आशा बोला जाता है। वशिष्ठ की कन्या, वर्ण आशा किसको ही कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। और तीसरा, वैसे दो ही नाम आपको महत्वपूर्ण याद रखने, तीसरा अगर याद रह जाए तो वन की आशा कर सकते हैं आप। वन की आशा जो कोई महत्वपूर्ण नाम नहीं है, आपको तो एक ही याद रखना है कि वशिष्ठ की कन्या, या वशिष्ठी भी बोलते हैं इसे, वशिष्ठी इसी को कहा जाता है। वशिष्ठी किसको ही कहा जाता है? बनास नदी को ही कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? बनास नदी को। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी ज़्यादा लंबाई नहीं है, इसकी 480 किलोमीटर लंबाई है। हाँ दोस्तों, ये राजस्थान में सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे
लंबी नदी है। दोस्तों यहाँ पर की को याद रखेंगे, राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है, जबकि राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल है। इसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर है। हाँ, हो सकता है दोस्तों 480 पहले आरपीएससी में ऑप्शन ही नहीं था, 600, 700, 800 इस प्रकार का था। तो अगर इस प्रकार का आता है तो इसका करना है आपको, अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो 512 किलोमीटर करना है दोस्तों। क्यों करना है, वैसे इसका हमेशा 480 किलोमीटर ही आपको याद रखना है। 512 क्यों करना है दोस्तों, क्योंकि ये आरपीएससी द्वारा मान्य किया गया आंसर था। क्योंकि जब हमारे क्या है सेकंड ग्रेड में जब एग्जाम लगी थी तो उसमें 480 था ही नहीं, उसमें सभी लगभग मतलब 512, 600, 700 इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो वहाँ पर किसको माना गया था, 512 को। इसलिए दोस्तों अगर आपकी गाइड में कहीं पर 512 है तो आप 512 कर सकते हैं, और अगर 480 ऑप्शन है उसमें तो आपको कौन सा करना होगा, 480 करना होगा। क्योंकि राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें कोई न कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा विवादित होते हैं, और ये विवादित क्वेश्चनों के चक्करों में अपन को नहीं पढ़ना है। आपको तो कितना करना है, 480 किलोमीटर करना है। अब दोस्तों इसके बारे में सुनेंगे, इस नदी पर 3 त्रिवेणी संगम है। के त्रिवेणी संगम है, 3 त्रिवेणी संगम पाए जाते हैं। कौन सी नदी पर पाए जाते हैं दोस्तों, इसी बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम है। एक नहीं है दोस्तों, कितने हैं, 3 हैं। एक तो आपको पता लग गया कि एक तो कहाँ पर है, बीगोद में है। बीगोद कहाँ पड़ता है, बीगोद भीलवाड़ा में पड़ता है, भीलवाड़ा। एक तो कहाँ पर है, बीगोद भीलवाड़ा में है। दूसरा किस जिले में है, टोंक जिले में है। और तीसरा कौन से में है, सवाई माधोपुर जिले में है दोस्तों, सवाई माधोपुर जिले में। अब आप कहेंगे जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, आपको बिल्कुल एक एक करके लिखते जाना है दोस्तों। आपसे प्रश्न आ जाता है बीगोद भीलवाड़ा में भी 3 त्रिवेणी संगम बनता है, तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम में जो बीगोद भीलवाड़ा में बनता है वहाँ पर कौन कौन सी आकर के नहीं मिलती है, तो आपने नाम सुना होगा एक नदी का नाम, और उस बीगोद भीलवाड़ा में आकर के मिलती है मैनाल नदी। कौन सी नदी, मैनाल नदी। और एक नदी का नाम है बेडच नदी। कौन सी नदी, बेडच नदी। और तीसरी स्वयं कौन तो होगी दोस्तों, बनास नदी तो होगी। कौन सी नदी तो होगी, बनास नदी तो होगी दोस्तों। नज़र तो आ रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल नज़र आ रहा है, बनास नदी। हाँ जी, तो मैनाल नदी, बेडच नदी और कौन सी, बनास नदी। एक बार मैं देख लेता हूँ, पूरा नज़र आ रहा है, हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो बनास नदी दोस्तों, तो मैनाल, बेडच और बनास ये तीनों त्रिवेणी संगम बनाती है, और जिस स्थान पर बनाती है उसका नाम है बीगोद। और आपसे पूछा जाता है बीगोद किस जिले में पड़ता है, तो आपके भीलवाड़ा जिले में पड़ता है दोस्तों। भीलवाड़ा जिले में पहला त्रिवेणी संगम बनाती है कौन सी नदी, यही बनास नदी बनाती है। दूसरा त्रिवेणी संगम ये टोंक में बनाती है। टोंक में भी कहाँ पर बनाती है, तो बीसलपुर में बनाती है, बीसलपुर। आपने देखा टोंक में बनाती है, बीसलपुर नामक स्थान पर बनाती है, बीसलपुर में बनाती है कौन सी, यही बनाती है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर भी 3 नदी है, एक का नाम है खारी, चलो इधर लिख देता हूँ, खारी। और एक का नाम है डाई, डाई। और एक का नाम कौन सा है, बनास। ये तीनों नदियाँ मिलती है, खारी नदी, डाई नदी और बनास नदी, और ये तीनों ही त्रिवेणी संगम बनाती है कहाँ पर, टोंक में। और सवाई माधोपुर जिले में ये एक नदी है चंबल, चंबल नदी। दूसरी नदी का नाम है सीप नदी, सीप नदी। और तीसरी का नाम कौन सा है, बनास नदी। तीसरी का कौन सा नाम है दोस्तों, बनास नदी। ये तीनों ही त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनाती है, सवाई माधोपुर जिले में बनाती है दोस्तों। एक बार फिर से देख लेंगे जिससे कि आगे इसी में और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बनास नदी के बारे में और भी अपन को जानकारियाँ लेनी है दोस्तों। तो देखिए बनास नदी, बनास नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका, तो खमनौर की पहाड़ी, जसवंतगढ़ की पहाड़ी से होता है, राजसमंद जिले से होता है, कुंभलगढ़ के निकट से होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों, बनास नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का होता है, बनास नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ से इस बनास नदी का उद्गम होता है। इसका समापन कहाँ होता है, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में होता है, और ये चंबल नदी पर होता है। कौन सी, चंबल नदी में होता है। इसीलिए बनास नदी को जब मैंने आपको लिखाया था, चंबल नदी के बारे में पढ़ाया था, तब भी थोड़ी जानकारी दी थी कि चंबल नदी की सहायक नदी बनास है दोस्तों। कौन सी है, बनास है। अब आपसे प्रश्न आ जाता है, और ये जितनी भी नदियाँ हैं, जैसे आपसे मैनाल नदी, बेडच नदी, ये बनास की सहायक नदी है। खारी नदी, डाई नदी, ये भी बनास की सहायक नदी है। और आपसे प्रश्न आ जाता है सीप नदी, ये भी किसकी है, बनास की। चलो और भी वैसे मैं इसको बताने वाला हूँ। उपनाम क्या है, वशिष्ठ की कन्या
वशिष्ठी भी बोलते हैं, बरनासा भी बोलते हैं और वन की आशा आदि उपनामों से भी किसको जाना जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, 480 है। अगर 480 नहीं हो तो आपको 512 किलोमीटर मानना है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यही बनास नदी है। और राजस्थान में सबसे लंबी कौन सी है, चंबल नदी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। किस नदी के बारे में, बनास नदी के। आपने देखा होगा दोस्तों, बनास नदी के बारे में सुना होगा कि बनास का जो बेसिन है, बनास नदी बेसिन, दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल आने लग गए हैं। बनास नदी का बेसिन कितने जिले में फैला हुआ है, तो 12 जिले में है दोस्तों। राजस्थान के कितने जिले में हैं, राजस्थान के 12 जिले में हैं। राजस्थान के बनास नदी का बेसिन दोस्तों राजस्थान के कितने जिले में है, तो 12 जिले में। लेकिन अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि बनास नदी बहती है तो राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में कौन सी नदी बहती है दोस्तों, बनास नदी बहती है। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि कौन कौन से 6 जिले में बहती है, तो आपने खूब नाम सुना होगा कि राजसमंद से तो ये निकलती है, राजसमंद से निकल कर ये कहाँ आ जाती है, चित्तौड़ में आ जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ में आने के बाद में ये किस में जाती है, तो चित्तौड़गढ़ आने के बाद ये भीलवाड़ा चली जाती है। कहाँ चली जाती है, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा से ये कहाँ पहुँच जाती है, अजमेर से कहाँ पहुँचती है, टोंक। और टोंक से कहाँ पर जाती है, ये सवाई माधोपुर ज़िले में जाती है। कहाँ पर जाती है, सवाई माधोपुर ज़िले। और इसी सवाई माधोपुर ज़िले में ये चंबल में जाकर के नहीं मिल जाती है। तो आपसे प्रश्न आता है टोटल ज़िले कितने हुए, 6। राजसमंद 1 जिला हो गया, चित्तौड़गढ़ 2 जिला हो गया, भीलवाड़ा 3 जिला हो गया, अजमेर 4 हो गया, टोंक कितने हो गए, 5 हो गए, और सवाई माधोपुर कितने, 6 जिले। तो ये बनास नदी कितने जिले में बहती है, 6 जिले में बहती है। आपको यहाँ तक पता लग चुका है। अगर आपसे इससे बेसिन की बात करें तो कितने में है, 12 जिले में। दोस्तों इसको भी थोड़ा सा क्लियर याद रखना है, क्योंकि 6 तो हर कोई याद रखता है बेसिन, क्योंकि इसका जैसे आपने देखा। चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बीसलपुर बांध का नाम सुना होगा। चलो इसकी बात चल रही है तो अपन इसको याद ही रख लेते हैं दोस्तों। आपने नाम सुना होगा बीसलपुर बांध है, बीसलपुर बांध। दोस्तों आपको पता है कि बीसलपुर बांध जो है वो कौन से ज़िले में है, टोंक जिले में है। कौन से ज़िले में है, टोंक जिले में। बीसलपुर बांध है वो टोंक जिले में है दोस्तों। आपसे प्रश्न आ जाता है ये राजस्थान में सबसे बड़ा कंक्रीट से बना बांध है। ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, बांध है दोस्तों। अगर कंक्रीट से बना हुआ राजस्थान में सबसे बड़ा बांध अगर पूछा जाए तो आपको यही बीसलपुर बांध करना है। और मैं आपको नोट डाल करके लिख देता हूं, क्योंकि आपने खूब सुना है। एक आपने नाम सुना होगा पांचना बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, मिट्टी का बांध है। राजस्थान का भी पूछ ले, भारत का भी पूछ ले, बांध है दोस्तों। पांचना बांध है जो करौली में है। आपने नाम सुना होगा पांचना बांध का, जो राजस्थान का भी, भारत का भी और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध तो कौन सा है, पांचना बांध। लेकिन राजस्थान में कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो बीसलपुर बांध है जो टोंक जिले में। दोस्तों ये पहले भी प्रश्न आ चुका है बीसलपुर बांध के बारे में, तो कई दोस्तों के गलत हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है। आगे अपन बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि बीसलपुर जो बांध है इससे किस किस को पेयजल प्राप्त होता है, तो आप जल्दी से जवाब दे देंगे। मैं सभी के जवाब भी देखूंगा दोस्तों एक बार, और अभी आपको इसकी डिटेल। तो आपने देखा है कि बीसलपुर बांध टोंक जिले में, इससे किस किस को पेयजल प्राप्त होता है दोस्तों। सबका जवाब आ जाएगा, क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बीसलपुर बांध है इससे एक तो अजमेर जिले को, किसको, अजमेर जिला, जयपुर जिला, दोनों को क्या प्राप्त होता है, दोनों को पेयजल प्राप्त होता है। पेयजल क्या प्राप्त होता है दोस्तों, पेयजल प्राप्त होता है। पेयजल प्राप्त किससे होता है, पेयजल प्राप्त तो अपन के किससे होता है, बीसलपुर बांध से। किससे होता है दोस्तों, बीसलपुर बांध से। तो बीसलपुर बांध से
अजमेर और जयपुर जिले को क्या प्राप्त होता है दोस्तों, पेयजल प्राप्त होता है। अगर आपसे प्रश्न आती है एक जो अपन बनास नदी पढ़ रहे हैं, बनास नदी यह टोंक जिले को, कौन से जिले को, टोंक जिले को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो दो भागों में विभाजित करने का काम विभाजित करती है। ये प्रश्न आपके पहले भी आरपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों, करती है। तो आपसे प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो टोंक जिले को दो भागों में विभाजित करती है, तो यही कौन सी करनी है आपको, बनास नदी करनी है। जैसे अभी आपके रेलवे में भी आया था कि सूरत शहर को दो भागों में विभाजित करने वाली कौन सी है, तो जल्दी से कमेंट करके नहीं बताइए सूरत शहर को। तो आपने खूब पढ़ा होगा, एक नदी का नाम सुना होगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सूरत शहर को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में। चलो वो तो इंडियन जीके का प्रश्न था, लेकिन अगर आपको यहाँ पर आता है टोंक जिले को दो भागों में विभाजित करती है। आपने माही नदी के बारे में भी देखा था दोस्तों, माही नदी भी आपने पढ़ी थी। माही नदी कर्क रेखा को दो भागों में विभाजित करती है और उल्टे यू आकार में बहती है। कौन सी, माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है, दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही चली जाती है। कौन सी, माही नदी। यहाँ टोंक जिले को दो भागों में विभाजित करने का कार्य कौन सी करती है, तो यही बनास नदी करती है दोस्तों। कौन सी करती है, बनास नदी करती है। अगर आपसे प्रश्न यहाँ से टोंक जिले से और भी आता है, टोंक जिले में जो बनास नदी है, बनास नदी टोंक में सर्पिला कार में बहती है, सर्पिला कार में बहती है दोस्तों, बहती है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि जो बनास नदी है वो टोंक जिले में कैसे बहती है, सर्पिलाकार रूप में बहती है। कौन सी नदी बहती है, तो यही बनास नदी बहती है। तो कैसे रूप में बहती है दोस्तों, सर्पिलाकार रूप में बहती है। कौन सी नदी बहती है, बनास नदी बहती है। किस जिले में बहती है, टोंक जिले में बहती है। आपने नाम सुना होगा, मांडलगढ़ नाम सुना होगा दोस्तों, मांडलगढ़ खूब सुना है, ये भी बहुत ज़्यादा है। मांडलगढ़ में बनास नदी में एक आकर्षणी मिलती है और उस नदी का नाम है दोस्तों कोठारी नदी। कौन सी, कोठारी नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर मिलती है, तो कोठारी नदी आकर के नहीं मिलती है। कहाँ पर आकर के नहीं मिलती है, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ पर, आपसे प्रश्न आता है कि कौन सी नदी आकर के नहीं मिलती है, कोठारी आकर के नहीं। तो कभी कभी प्रश्न ऐसा जाता है कि मांडलगढ़ का संबंध किससे है। अभी आपने देखा होगा जेल प्रेरी में भी ये पहले प्रश्न आया, जब बनास नहीं जाए तो आपको कौन सी नदी करनी है, कोठारी नदी है। कोठारी नदी बनास नदी में कहाँ पर आकर के नहीं मिलती है, तो मांडलगढ़ में मिलती है। कौन सी नदी में आकर के नहीं मिलती है, बनास नदी में। तो कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि कोठारी नदी जो है वो बनास की ही कैसी है, सहायक नदी है। इसको भी रब कर रहा हूँ, आगे देखेंगे दोस्तों। बनास नदी का वैसन कितने जिले में है, 12 जिले में है। इसका पानी 12 जिले तक जाता है। बनास नदी कितने जिले में बहती है, 6 जिलों में बहती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इन 6 जिले में कौन सी नदी बहती है, यही बनास नदी बहती है। बीसलपुर बांध है, ये कौन से जिले में है, टोंक जिले में है दोस्तों। राजस्थान में सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ बांध भी कौन सा है, यही बीसलपुर बांध है जो टोंक जिले में है दोस्तों। आपसे प्रश्न आता है, इसी बीसलपुर बांध से हमारे जयपुर और अजमेर को पेयजल प्राप्त होता है। आपसे प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, तो पांचना बांध है जो एशिया का भी, राजस्थान का भी और भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। अजमेर जिला व जयपुर जिला को पेयजल किससे ही प्राप्त होता है, इसी बनास नदी से प्राप्त होता है। टोंक जिले को दो भागों में विभाजित कौन सी नदी करती है, तो यही बनास नदी करती है। और बनास नदी टोंक जिले में सर्पिलाकार रूप में बहती है। कौन से, सर्पिलाकार रूप में। कौन सी, आपने एक ये और पढ़ा था मैंने आपको, जब अजमेर पढ़ाया था तो मैंने कहा अजमेर में सर्पिलाकार पहाड़ी पाई जाती है जिन्हें नाग पहाड़ी कहते हैं। वो क्वेश्चन अलग जगह अलग प्रश्न था और यहाँ प्रश्न अलग है दोस्तों, दोनों उनको अलग अलग करना है। अभी मैं आपको जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी, जब आपको कल्चर भी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बहुत से प्रश्न आएंगे। आप कहेंगे सर इस प्रकार का प्रश्न एक वहाँ आया, जैसे मैंने आपसे बोला नाग पहाड़ी, तो नाग पहाड़ी में आपका डायरेक्ट अजमेर जाता है। लेकिन यहाँ सर्पिलाकार रूप में कौन सी नदी बहती है, बनास नदी। कहाँ बहती है, टोंक जिले में बहती है। कहाँ बहती है, टोंक जिले में। मांडलगढ़ में बनास नदी में आकर के कौन सी नदी मिलती है, कोठारी नदी मिलती है। अब आपसे कुछ बनास नदी की सहायक नदी, बनास की सहायक नदियाँ, तो बनास की सहायक नदी तो वैसे आप याद रख सकते हैं। सहायक नदी आपको सबसे पहले तो एक नदी का नाम याद रखना है, कौन सी नदी का, बेड़च नदी। कौन सी नदी, बेड़च नदी। दूसरी आपको कौन सी नदी का नाम याद रखना है, कोठारी नदी, खूब आपको याद हो गया होगा। तीसरी आपको कौन सी, मोरेल, नाम खूब सुना होगा दोस्तों, मोरेल नदी। बनास से बजरी निकलती है और मोरेल से भी क्या निकलती है, बजरी निकलती है। आपने खूब नाम सुना होगा गंभीरी नदी, गंभीरी भी नाम सुना होगा, गंभीरी।
खारी भी नाम सुना होगा। इससे पहले ले लेते हैं, एक नदी और आती है दोस्तों, ये डाई नदी तो बहुत सुनी होगी दोस्तों, इसके बारे में आगे भी जानकारी बहुत आएगी। डाई नदी के बारे में भी सुना होगा। एक आपने, चलो ये खारी भी ले लेते हैं, खारी नदी, और एक नदी और है, कौन सी नदी, मानसी नदी दोस्तों। कौन सी, मानसी नदी। ये इसकी प्रमुख क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी, बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो बनास जिसे वर्णासा बोलते हैं, वशिष्ठी भी बोलते हैं, बन की आशा भी बोलते हैं, उसकी सहायक नदी है बेड़च, कोठारी, मोरेल, गंभीरी, डाई, खारी और मानसी। बाकी की जो छोटी मोटी नदियां हैं जिनमें जैसे आपके एक प्रश्न एक और आ जाता है, एक नदी आ जाती है ढूंढ नदी। कौन सी, ढूंढ नदी। इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आते। एक आ जाती है अपन के, कौन सी, काली सिंध नदी आ जाती है। ये काली सिंध भी आ सकता है, काली सिंध नदी भी किसकी है, बनास की ही सहायक नदी है दोस्तों। तो ये प्रमुख किसकी सहायक नदियां हैं, बनास की सहायक नदियां हैं। तो एक बार इसको देख लीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि अपन आगे बढ़े दोस्तों, क्योंकि इससे कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामों में आते रहते हैं। किससे, बनास नदी से दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं एक बहुत ही शानदार नदी है और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा एग्जाम आते हैं प्रश्न, और उस नदी का नाम है साबरमती नदी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपन पहुंचते हैं कौन सी नदी पर, साबरमती नदी पर, जिसके किनारे महात्मा गांधी जी ने भी बहुत से धरने, प्रदर्शन, आंदोलनों को, साबरमती का लाल भी किसको ही कहा जाता है, बापू को कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। इस साबरमती नदी, जो आपके साबरमती नाम आते ही आप डायरेक्ट गुजरात में पहुंच जाते हैं। क्यों, क्योंकि गुजरात के बड़े बड़े जो 2 शहर हैं वो इसी नदी के किनारे बसे हुए। लेकिन दोस्तों पता होना चाहिए कि इसका उद्गम राजस्थान से ही होता है। कौन सी नदी का दोस्तों, तो साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, राजस्थान से होता है। तो कॉफ़ी पेनों को एक बार दोबारा से आराम कर लीजिए, पानी पी लीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए किसके लिए, साबरमती नदी। तो तैयार है, रेडी। तो दोस्तों एक बार बनास नदी से कोई भी प्रश्न छाती ठोक करके, कोई बनास नदी पूछे डायरेक्ट छाती ठोक करके क्या कि मेरा प्रश्न 100% सही जाएगा, पूछ तो दो प्रश्न। लेकिन दोस्तों बनास नदी का प्रश्न यहीं से सही नहीं जाएगा। आपने जहाँ से पहली वीडियो देखी है, क्योंकि मैंने कुछ ट्रिकों से भी बताया है, हर नदी के बारे में आपको जानकारी लेनी है। जैसे चंबल है कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल करनी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास करनी है। तो आपको जब तक पूरी जानकारी नहीं है तब तक आप सही नहीं कर सकते। चंबल जब रामेश्वरम सवाईमाधोपुरम आई थी तो वहाँ पर भी अपन ने बनास को पढ़ा। बनास किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है। तो इसलिए आपको जब तक पूरी नदियाँ नहीं पढ़ेंगे, एक नदी से ही देखने से आपकी पूरी नदी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि हर नदी के साथ में दूसरी नदी जुड़ी हुई है और दूसरी नदी जुड़ी होने के कारण 10-15 लाइन क्या हो जाती है, एक दूसरे की उल्टी सुल्टी भी हो जाती है। तो पहुँचिए दोस्तों साबरमती नदी पर। कहाँ पहुँच चुके हैं, साबरमती नदी। साबरमती नदी खूब नज़र आ रहा होगा, और नज़र नहीं आए तो बता देना, जिससे कि मैं पेन चेंज कर लूँगा। चलो मैं पेन तो चेंज कर ही लेता हूँ। साबरमती नदी, हाँ जी। आपसे प्रश्न आता है साबरमती नदी का उद्गम। अगर आपसे प्रश्न आता है कि साबरमती का नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सबके माइंड में आ चुका है कि साबरमती नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से तो गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। अब आपसे कभी कभी यहाँ पे एक तहसील पूछी जाती है कि साबरमती नदी का उद्गम किस तहसील से होता है दोस्तों। तो आपको करना है, एक तहसील है और उसका नाम है झाड़ोल तहसील। झाड़ोल तहसील आपको पता होना चाहिए। ये झाड़ोल तहसील कहाँ है, तो सब दोस्तों का जवाब आ चुका है। ये एक ज़िले में है, तो उदयपुर ज़िले में है दोस्तों। कौन से ज़िले में, उदयपुर ज़िले में। तो आपसे कभी कभी तो डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि साबरमती नदी का उद्गम, ज़्यादातर जो प्रश्न आता है साबरमती नदी का उद्गम किस ज़िले से होता है, उदयपुर ज़िले से होता है। अब एक प्रश्न और आ जाता है दोस्तों साबरमती नदी के बारे में। आपसे प्रश्न आता है कि साबरमती नदी का उद्गम है वो किस गांव से होता है, तो आपको वो करना है, गांव का नाम है पदराला। हाँ जी सर, मैं थोड़ी देर बाद बात करूँ सर, अभी क्लास ले रहा था। ठीक सर। तो इसका जो उद्गम होता है वो पदराला गांव से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है, पदराला गांव से होता है। तो कौन से गांव से होता है दोस्तों, पदराला गांव से होता है। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पदराला गांव से होता है। अगर आपसे प्रश्न आता है, साबरमती नदी का, हाँ जी दोस्तों, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पदराला गांव से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, झाड़ोल तहसील से होता है, उदयपुर जिले से होता है।
आपको कभी भी प्रश्न आए पहले करना है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। कोई भी पूछे कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो डायरेक्ट जवाब जाना चाहिए गोगुंदा की पहाड़ियाँ। फिर वो कहे कि गोगुंदा की पहाड़ियाँ नहीं हैं, तो आपको करना है पदराला गांव। पदराला गांव नहीं है तो झाड़ोल तहसील, झाड़ोल तहसील भी नहीं है तो उदयपुर जिला, और उदयपुर जिला नहीं है तो राजस्थान कर सकते हैं। और जैसा ऑप्शन वैसा आपको जवाब देना है। इसलिए मेरा कहना यही है कि राजस्थान जी के जब पढ़ो तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ो, क्योंकि जब राजस्थान जी के अच्छे ढंग से पढ़ेंगे पूरी उसकी जानकारी हो जाएगी, पूरा उसका जब निचोड़ आ जाएगा, घी प्राप्त हो जाएगा हमें, तो अपने आप पता लग जाएगा कि दूध से दही कैसे बनता है, दही से घोलुआ कैसे बनता है, घोलुआ से घी कैसे निकलता है, या छाछ कैसे बनती है, तो ये भी अपन को पता लग जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब, अब आपसे प्रश्न आ जाता है इसका समापन। अगर आपसे प्रश्न आता है ये समापन कहाँ होता है, तो दोस्तों ये खम्बात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खम्बात की खाड़ी में गिरती है। खम्बात की खाड़ी का कहने का मतलब अरब सागर में गिरती है। खम्बात की खाड़ी ज़्यादा आपको आंसर करना है दोस्तों, राजस्थान जी के वाले इनको। हाँ जी दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न आ जाता है साबरमती की लंबाई कितनी है, लंबाई बहुत ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों। लंबाई इसकी 416 किलोमीटर है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई है दोस्तों, कुल लंबाई। तो कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर है। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में अगर इसकी लंबाई पूछ ले, कौन सी नदी की? साबरमती नदी की राजस्थान में अगर लंबाई पूछे तो आपको करनी कितनी है दोस्तों? 45 किलोमीटर करनी है दोस्तों। कितनी करनी है दोस्तों? 45 किलोमीटर करनी है। किस नदी की करनी है? इस साबरमती नदी की ही करनी है दोस्तों। किसकी करनी है? साबरमती नदी की। और ये ज़्यादातर किस राज्य में बहती है? ज़्यादातर तो ये गुजरात राज्य में बहती है। और गुजरात राज्य के आपने एक शहर का नाम सुना होगा, अहमदाबाद, खूब सुना होगा अहमदाबाद। और एक शहर का नाम और सुना होगा, गांधीनगर, खूब सुना होगा। गुजरात के दो शहर अहमदाबाद और कौन से? गांधीनगर। अहमदाबाद और गांधीनगर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो आपको किनारे अगर पूछ लिया जाए तो आपको यही नदी करनी है। कौन सी? साबरमती नदी करनी है, साबरमती नदी। तो आपसे प्रश्न आ जाता है कि साबरमती नदी के किनारे गुजरात के कौन कौन से दो शहर बसे हुए? तो एक तो बसा हुआ है अहमदाबाद और दूसरा बसा हुआ है गांधीनगर बसा हुआ है। दोस्तों एक लाइन और इसके बारे में थोड़ी सी विशेष जानकारी लेनी है। साबरमती नदी जब राजस्थान से गुजरात को जाती है या गुजरात में प्रवेश करती है तो ये छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें बोलते हैं सरिता। क्या बोलते हैं? सरिता बोलते हैं। तो दोस्तों ये कितनी सरिताओं में विभक्त होती है? तो 5 सरिताओं में विभाजित हो जाती है। आपसे प्रश्न आता है 5 सरिताओं में कौन सी विभाजित हो जाती है? यही साबरमती नदी कितने सरिता विभाजित हो जाती है? 5 सरिताओं में विभाजित हो जाती है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि ये नदी जो है वो राजस्थान के 4 जिलों को थोड़ा ज़्यादा प्रभावित करती है, वैसे ये राजस्थान में सर्वाधिक अगर पूछा जाता है, सर्वाधिक किस जिले में है? तो सर्वाधिक अगर इसका फैलाव पूछा जाए, सर्वाधिक किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में है दोस्तों। कौन से में? उदयपुर जिले में ही इसका बहाव क्षेत्र सर्वाधिक है। किसका? इस साबरमती नदी का सर्वाधिक बहाव क्षेत्र किसमें? उदयपुर जिले में। और बाकल से ही हथमती का नाम सुना होगा, बाकल का नाम सुना होगा, सेई का भी नाम सुना होगा दोस्तों, एक का नाम सुना होगा हथमती। बाकल से ही हथमती इसकी प्रमुख सहायक नदी है। वैसे इसका आपने नाम सुना होगा बेतर्ब और माजम भी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। ये कैसी नदियां हैं? तो ये कैसी नदी है? सहायक नदी है दोस्तों। सहायक कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती ये लाइन तो, लेकिन फिर भी आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। तो एक बार देख लीजिए साबरमती नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, जाडौल तहसील उदयपुर से होता है दोस्तों, पदराला गाँव से होता है इसी का। आपसे प्रश्न आता है इसका समापन कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी में। कुल लंबाई 416 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद और गांधीनगर 2 शहर जो है वो इसी साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। साबरमती नदी गुजरात में जब प्रवेश करती है तो ये 5 सरिताओं हो जाती है। ये प्रश्न आपके ज़्यादातर एग्जामों में आता है, ये प्रश्न भी आपके एग्जामों में आता है। और भी देखेंगे, ये राजस्थान के सर्वाधिक इसका बहाव क्षेत्र किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में है। और बाकल से ही हथमती, बेतर्ब और माजम इसकी प्रमुख सहायक नदी है। किसकी? साबरमती। अगर प्रश्न आ जाता है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे प्रदूषित
सबसे प्रदूषित नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो दोस्तों आपको यही करना है, कौन सी, साबरमती नदी को ही करना है। तो राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है दोस्तों, साबरमती नदी है। कौन सी दोस्तों, साबरमती नदी। तो अपन ने इसके बाद में बनास के बाद में कौन सी नदी देखी, साबरमती नदी। और साबरमती नदी के अलावा ज़्यादातर जो पटवारी और आपके बिजली विभाग वाले स्टूडेंट हैं, वो आप देखेंगे एक प्रश्न आता है जिससे सर्वाधिक प्रश्न आते हैं, और वो नदी है जिसका नाम है बाणगंगा नदी। दोस्तों खूब नाम सुना होगा बाणगंगा, जिसी को अर्जुन की गंगा कहते हैं, उसके बारे में आपको अच्छे ढंग से जानकारी लेनी है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि अपन जिनको प्रमुख नदियां समझते हैं कि इस नदी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आएगा, जैसे इंडियन जीके में सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, गंगा नदी से बहुत ज़्यादा आएगा, गोदावरी से आएगा, ब्रह्मपुत्र से आएगा। दोस्तों उनसे ही प्रश्न नहीं आते। आजकल एग्जामिनर को सब पता है कि ये बड़ी बड़ी नदियों को तो खूब पढ़ेंगे, इसलिए उनसे वो प्रश्न नहीं डालता, जबकि प्रश्न वहाँ कहाँ से आ रहा है, तो छोटी नदी से आ रहा है। आप क्या सोचोगे कि ये तो हमने पढ़ी ही नहीं नदी। तो इसलिए हमेशा अपन को दोनों तरह की नदियों पर ध्यान देना है, बड़ी नदियों पर भी वही ध्यान देना है जो छोटी नदियों पर ध्यान देना है। तो पहुँचिए दोस्तों, एक बाणगंगा नदी है। कौन सी, बाणगंगा। हाँ जी, बाणगंगा नदी। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं क्योंकि ये हमारी राजधानी से निकलती है, और आपको पता है कि जापान की राजधानी, राजस्थान राज्य की राजधानी कौन सी है, जयपुर है दोस्तों। तो आपको देख सकते हैं कि इस बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है, बैराट की पहाड़ी से। और अगर आपसे प्रश्न आता है जयपुर जिले, बैराट की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, तो आपको पता है कि बैराट की पहाड़ी जयपुर जिले में है। कहाँ पर है, जयपुर जिले में। अगर आपसे प्रश्न आता है कि इसका समापन कहाँ होता है, तो दोस्तों इसके समापन के बारे में थोड़ा सा अच्छे ढंग से सुनना है, क्योंकि समापन के बारे में ही ज़्यादा आपके डाउट रहता है। इसका समापन होता है फतेहाबाद में, फतेहाबाद। और आपसे प्रश्न आता है फतेहाबाद कहाँ पड़ता है, तो फतेहाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में, इसका समापन होता है। और ये किस में चली जाती हैं, यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है दोस्तों। ये तो किताबी लैंग्वेज हुई, लेकिन आजकल ये नदी यहाँ पहुँचती नहीं है, यमुना नदी तक पहुँचती नहीं है। और आपसे प्रश्न आता है कि वर्तमान में ये नदी क्या होता है, वर्तमान कंडीशन देखें दोस्तों। वर्तमान में यह नदी भरतपुर के मैदान में ही विलुप्त तो हो जाती है। कहाँ पर, भरतपुर के मैदान में ही ये फैल करके नहीं क्या हो जाती है दोस्तों, मैदान में ही फैलकर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब आप कहेंगे कि सर हमको क्या करना है, समाप्त हो जाती है। आपको तो कभी भी पूछे कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो बैराट की पहाड़ियों से हुआ, जयपुर जिले से हुआ। इसका समापन कहाँ हो रहा, फतेहाबाद उदयपुर में, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये तो आपको याद रखना है। ये किस नदी में हो रहा है, यमुना नदी में। लेकिन कभी ऐसा प्रश्न नहीं आए, आपसे प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि बाणगंगा नदी, आपसे प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि बाणगंगा जो नदी है, ये बाणगंगा नदी कहाँ जाकर के नहीं, किस जिले में जाकर के नहीं समाप्त हो जाती है, जैसा कि आपने पिछली एग्जामों में देखा है। तो वो आपको करना है, कौन से जिले में जाकर समाप्त हो जाती है, भरतपुर जिले के मैदानों में जाकर के नहीं फैल करके समाप्त हो जाती है। कौन सी गंगा हो जाती है, बाणगंगा नदी समाप्त हो जाती है। आपने इसके कई उपनाम सुने होंगे दोस्तों, इसके अन्य नाम अगर आप देखें, उपनाम, अगर इसके उपनामों की बात करें तो पहला उपनाम तो सबसे फेमस नाम है, और इसे बोलते हैं अर्जुन की गंगा। आपने खूब नाम सुना है अर्जुन का, महाभारत में नाम सुना होगा। अर्जुन की गंगा भी किसको ही कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, किसको, बनास नदी को ही कहा जाता है। दूसरा, इसको कहा जाता है रुंडित नदी दोस्तों, ये नाम भी आपको याद रखना है। और तीसरा, इसी का नाम है ताला नदी। तो आपसे प्रश्न आता है, आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो बनास नदी के कितने नाम हैं, तो 3 नाम हैं। एक तो इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, दूसरा इसको रुंडित नदी कहते हैं, तीसरा इसे ताला नदी भी कहा जाता है। किसको ही कहा जाता है, इस बाणगंगा नदी को कहा जाता है दोस्तों। एक बार फिर से सुन लीजिए,
कहीं एक बाणगंगा की जगह मैंने बनास बोल दिया था, तो उसको थोड़ा सा सुधार लेंगे आप। हाँ जी दोस्तों, बाणगंगा जो नदी है उसका बैराट की पहाड़ी से उद्गम होता है, जयपुर जिले से होता है, समापन फतेहाबाद उदयपुर से होता है, यह यमुना नदी में मिल जाती है, लेकिन वर्तमान में यह भरतपुर के मैदान में फैल करके नहीं समाप्त हो जाती है। इस बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं, रोंडित नदी कहा जाता है और ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा जंबा रामगढ़ बांध। जंबा रामगढ़ बांध सुना होगा दोस्तों। आपसे प्रश्न आता है ये कौन से जिले में है, तो जयपुर जिले में, जयपुर जिले में। जंबा रामगढ़ जो बांध है वो किस नदी पर ही बना हुआ है, तो इसी नदी पर है, कौन सी, बाणगंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर है, बाणगंगा नदी पर है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि जंबा रामगढ़ जो बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, इसी पर बना हुआ है दोस्तों। अगर आपसे प्रश्न आता है भरतपुर में, अगर भरतपुर की बात आए, भरतपुर में एक बना हुआ है दोस्तों अजान बांध। कौन सा बना हुआ है, अजान बांध। और अजान बांध में जो पेयजल उपलब्ध होता है वो भी किस नदी से ही होता है दोस्तों, इसी बाणगंगा नदी से अजान बांध को क्या प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है। तो अगर आपसे प्रश्न यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि अजान बांध से घना पश्चिम बिहार को, इस अजान बांध से ही किसको भेजा जाता है, घना पश्चिम बिहार को क्या पहुँचाया जाता है, पानी पहुँचाया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न ऐसा जाता है कि घना पश्चिम बिहार के लिए पानी कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं बाणगंगा नदी से होता है। इसके प्रश्न तो यहाँ तक ही आते हैं ज़्यादा। एक बार और सुन लीजिए, और भी इसके में देखेंगे थोड़ा सा। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है, जयपुर जिले से होता है, फतेहाबाद उदयपुर से होता है, यमुना नदी में ये मिल जाती है। वर्तमान में यह नदी भरतपुर के मैदान में जाकर के फैल करके समाप्त हो जाती है, जिसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, रोंडित नदी कहते हैं, ताला नदी कहते हैं। और जंबा रामगढ़ बांध जो है वो जयपुर जिले में है, इसी नदी पर है, कौन सी, बाणगंगा नदी। अजान बांध भी बाणगंगा नदी पर है, लेकिन वो किस में है, भरतपुर जिले में। घना पश्चिम बिहार है, उसको पानी जो प्राप्त होता है, जलापूर्ति जो प्राप्त होती है वो किससे ही होती है, तो इसी बाणगंगा नदी से होती है। क्या प्राप्त होती है, जलापूर्ति। अगर आपसे प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके नहीं पूछता है कि अजान बांध को जलापूर्ति कौन सी नदी करती है, तो भी बाणगंगा। आपसे प्रश्न आ जाता है घना पश्चिम बिहार को जलापूर्ति भी कौन सी करती है, तो भी बाणगंगा नदी। थोड़ा सा मामूली से शब्दों का आपके फर्क आता है दोस्तों। तो आप ये नदियां देख रहे थे। अगली वीडियो में अपन दोबारा मिलेंगे दोस्तों, तो आप हमसे जुड़े रहिए। अगर कोई भी आपको कभी भी ऐसा नहीं हो, ऑफलाइन क्लास की तरह से पढ़ा रहे, हमको कोई दिखावा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।